नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह कुशवाहा। आपके अपने चैनल जीवन स्टडी में स्वागत है। तो हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। उन प्रैक्टिस सेट में आज चौथा प्रैक्टिस सेट है, और जो लोग पीछे का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं उन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर भारत राज्यों द्वारा राजस्व का स्रोत नहीं है? जो भारत के राज्य हैं उनमें से ऐसा कौन सा टैक्स है जो उनके राजस्व का स्रोत नहीं है? लिखा है भू राजस्व, मोटर वाहन, मनोरंजन, निगम कर। जो निगम कर है ये केंद्र सरकार का एक प्रत्यक्ष कर है। निगम कर केंद्र सरकार का एक प्रत्यक्ष कर आता है जिसे कहते हैं कारपोरेट टैक्स या कंपनी कर लिखा है, या कह सकते हैं कारपोरेट टैक्स। और भी केंद्र सरकार के कुछ प्रत्यक्ष कर आते हैं जैसे आयकर जिसे कहते हैं इनकम टैक्स, एक संपत्ति कर होता है जिसे कहते हैं वेल्थ टैक्स, एक होता है उपहार कर, ये भी केंद्र सरकार का ही है, प्रत्यक्ष कर है, इसे कहते हैं उपहार का मतलब गिफ्ट टैक्स। इसके बाद होता है संपदा कर, ये भी केंद्र सरकार का ही प्रत्यक्ष कर होता है, और इसे कहते हैं एक्स स्टेट टैक्स या एक्स स्टेट ड्यूटी। तो याद रखना। तो मैंने कौन कौन से एक बताया, निगम कर हो गया केंद्र सरकार का होगा। केंद्र सरकार के कौन कौन से होते हैं? निगम कर हो गया, आयकर हो गया, संपत्ति कर हो गया, उपहार कर हो गया, संपदा कर हो गया। ये सब केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं। और अगर कहें केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर, इन्हीं को इंग्लिश के क्वेश्चन जरा नाम बदल देते हैं। निगम कर को कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, आयकर को इनकम टैक्स कहते हैं, संपत्ति कर को वेल्थ टैक्स कहते हैं, और उपहार कर को गिफ्ट टैक्स कहते हैं, और संपदा कर को एक्स स्टेट ड्यूटी कहते हैं। तो याद रखना, ये सरकार केंद्र सरकार के कैसे करें? प्रत्यक्ष कर हैं केंद्र सरकार के। याद रखना, केंद्र सरकार की कैसे करें? प्रत्यक्ष कर। अगर हम केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर जैसे जीएसटी आपको मालूम होगा अप्रत्यक्ष कर है। और दूसरी बात सीमा शुल्क, ये भी अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर, ये भी अप्रत्यक्ष कर है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। और केंद्रीय बिक्री कर, ये भी अप्रत्यक्ष कर है। तो याद रखना, केंद्र सरकार की ये अप्रत्यक्ष कर, इससे पहले केंद्र सरकार के मैंने प्रत्यक्ष कर बताए। तो याद रखना, केंद्र सरकार के अगर कहा जाए जीएसटी किस अनुच्छेद में आता है तो जीएसटी परिषद की बात करें, अगर हम लोग जीएसटी जो परिषद है वो मिलता है 279A के अनुच्छेद में, जबकि आईजीएसटी, तो हम लोगों ने जीएसटी की बात की, जीएसटी परिषद 279 के अंतर्गत आता है जीएसटी परिषद। तो याद रखना 279A के अंतर्गत जीएसटी परिषद मिलेगा। आईजीएसटी की बात करें तो वो आईजीएसटी मिलता है 269A के अंतर्गत आईजीएसटी मिल जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 लिखा आएगा, मांग जो है अनुदान कब बन जाती है? ये मांग जो डिमांड वाली है वो मांग नहीं है। ये संविधान में मांग शब्द आता है जब बजट रखा जाता है, तो वहाँ पर जब राज्य सरकार को जो पैसा दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा वित्त आयोग की अनुशंसा से, वहाँ पर ये मांग आती है। तो वही क्वेश्चन है, कह रहा है मांग अनुदान कब बन जाएगी? मांग अनुदान कब बनेगी? तो लिखा है जब मांग का प्रस्ताव रखा जाए, मांग पर चर्चा समाप्त हो जाने के बाद, मांग स्वीकार हो जाने के बाद, बजट विधेयक जो अधिवेशन है समाप्त हो जाने के बाद। तो याद रखना, मांग अनुदान तब बनती है जो हमने मांग रखी है उस मांग को अगर हम स्वीकार कर लें तो वह अनुदान बन जाता है। अनुदान का मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ पैसा देती है
वो तभी पैसा देगी जब उसकी मांग को स्वीकार कर लिया जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। मांग स्वीकार हो जाती है कब, जब मांग अनुदान बन जाएगी। तो याद रखना, मांग को जब स्वीकार कर लिया जाए तो वो क्या नाम दे दिया जाता है उसे, अनुदान। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर कहा जाए ये अनुदान का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, इस अनुदान का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 275 275 में, अनुच्छेद 275 में संविधान में अनुदान का कार्य किया गया। ये राज्य सरकार, यानी कह सकते हैं राज्य सरकार में यह अनुच्छेद आता है जहाँ पर अनुदान मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है। तो इसमें जो न्यायपालिका है, संविधान का संरक्षक न्यायिक समीक्षा के आधार पर होता है। डी नंबर आंसर होगा, न्यायिक समीक्षा के आधार पर होगा। और अगर कहा जाए यही न्यायिक समीक्षा जो न्यायपालिका होती है किस अनुच्छेद के अंतर्गत करती है, न्यायिक समीक्षा क्या होती है अभी हम बताते हैं। अगर किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 137 अनुच्छेद के अंतर्गत ये कार्य करती है, 137 अनुच्छेद के अंतर्गत ये कार्य करेगी। अगर कहें ये समीक्षा क्या होती है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय ले ले, उस निर्णय को अगर वापस लेना हो या उस पर पुनः समीक्षा करनी हो, पुनः निर्णय बदलना हो, तो उसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा। और न्यायिक समीक्षा हमने किस देश से ली है, तो न्यायिक समीक्षा हमने ली है अमेरिका से, यूएसए से। तो याद रखना, न्यायिक समीक्षा किस देश से ली गई, अमेरिका से। किसने अनुच्छेद में है, तो याद रखना अनुच्छेद 237 में। इस तरह से दो अनुच्छेद मैं तुम्हें बार बार बताते रहता हूँ। एक अनुच्छेद आता है 124, एक अनुच्छेद आता है 214, एक अनुच्छेद आता है 241। तो याद रखना, ये अनुच्छेद हमेशा पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 241। तो याद रखना, अगर कहा जाए अनुच्छेद 124 क्या है, 124 में सुप्रीम कोर्ट है, अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट है। लेकिन ये हाई कोर्ट राज्यों में है। कहाँ पर है, ये हाई कोर्ट राज्यों में है। याद रखना, अगर हम कह दें हाई कोर्ट केंद्र सरकार यानी केंद्र शासित प्रदेशों में अगर कह दिया जाए हाई कोर्ट है किसके अंतर्गत, केंद्र शासित प्रदेशों में अगर कहे हाई कोर्ट है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित की जाती है, तो अनुच्छेद 241 के अंतर्गत। राज्यों में अगर हाई कोर्ट स्थापित करना है 214, अगर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करनी है तो 124 के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन लिखा है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। टुंड्रा प्रकार की जलवायु, याद रखना टुंड्रा और टैगा दो प्रकार की जलवायु मिलती है। टुंड्रा मिलेगी और एक टैगा मिलेगी। अगर कहा जाए ध्रुवीय क्षेत्र में, जो ध्रुव वाले क्षेत्र होते हैं, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाले में ये जलवायु मिलती है। तो अगर कहा जाए कौन सी, तो इसे आंसर आ जाएगा ध्रुवीय जलवायु का नाम दिया जाएगा। दो होती हैं, टुंड्रा और टैगा। तो याद रखना, टुंड्रा और टैगा ये ध्रुवीय क्षेत्रों में ही मिलती हैं जलवायु। तो इस तरह से ध्रुवीय जलवायु कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 25, किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी है। यह शब्द किसने कहा है कि संसदीय प्रणाली जो है दैनिक मूल्यांकन कराती है और आवधिक भी होती है। तो इस शब्द को बोला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस शब्द को बोला है, याद रखना। तो आंसर कहें 25 का क्या हो जाएगा, 25 का ए आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है बी.एन. राव, तो तुम्हें 3 क्वेश्चन फिर से वही आते हैं। एक आते हैं बी.एन. राव, आपको मालूम होंगे। एक आता है एम.एन., एक आता है एच कौन से, फिर से देखें जरा। एक होगा बी.एन. राय, एम.एन. राय, ये राव हैं, और ये कौन से हैं, राय, एम.एन. राय। एक मिलेगा एच.वी., एक मिलेंगे एच, जो वी हैं, आर, एच.वी.आर., एच.वी.आर. तो याद रखना एच.वी.आर. अयंगर। तो दो नाम मिलते हैं। अगर कहा जाए बी.एन. राव संविधान सभा के सलाहकार हैं, एम.एन. राव संविधान सभा की मांग करता है,
संविधान सभा को मांगने वाले थे। जबकि HBR अयंकर कौन है, ये संविधान सभा के सचिव थे। क्या थे? संविधान सभा के सचिव थे, याद रखना। संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो HBR अयंकर। और अगर कह दे संविधान किसने लिखा है, तो याद रखना प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को स्वलेखित किया है, यानी कह सकते हैं अपने हाथों से लिखने वाला व्यक्ति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है। और बोला बोल अगर कहा जाए इसको लिखवाया किसने, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो उसमें दो क्वेश्चन फिर वही आते हैं, उसी में क्वेश्चन कन्फ्यूजन करा दिया। अगर कहे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होगा। अगर कह दें भारत का, यानी स्वतंत्र शब्द नहीं लिखा है यहाँ पे, फिर भी अगर कहा जाए स्वतंत्र तब भी आंसर होगा। भारत का अंतिम कहें गवर्नर जनरल तब भी यही आंसर है। अगर क्वेश्चन है भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें, तो सी राजगोपालाचारी। अगर कह दे भारतीय शब्द लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए? भारतीय शब्द लगा दिया जाए, तो आंसर क्या होगा? सी राजगोपालाचारी आंसर होगा। ठीक है। और अगर कहा जाए क्लीमेट एटली कौन थे? क्लीमेट एटली जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दो और हैं, सुनेंगे। अगर कहा जाए जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था 1947 जो आया था, ये सब ब्रिटेन संसद में कब पारित हुआ था, कब प्रस्तुत हुआ था? कब प्रस्तुत हुआ था अगर कह दें, और कब स्वीकृत किया गया? इसे कब स्वीकृति मिली और कब प्रस्तुत हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आया, ठीक है, यह स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया और कब भारत में आया? अगर कहा जाए प्रस्तुत कब किया गया था, तो याद रखना 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। और याद रखना 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिली थी। और इसके बाद में 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ाद कर दिया गया था। यहाँ पर और क्वेश्चन, एक तो ये हो गए। अगर कहा जाए भारत का प्रथम गवर्नर की बात करें, ये अंतिम था। अगर कहें भारत का प्रथम गवर्नर, तो याद रखना कौन? भारत का प्रथम जो भारत का था वो उस समय कह सकते हैं बंगाल का अंतिम। तो शुरुआत से देखते हैं, बंगाल का अगर पूछा जाए गवर्नर कौन था, बंगाल का गवर्नर, तो याद रखना रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल का गवर्नर कौन था? क्लाइव। ठीक है, बंगाल का गवर्नर कौन बना? क्लाइव। अगर कह दे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये गवर्नर सिर्फ बताया मैंने, क्या बताया? अगर कह दे गवर्नर, ठीक है, गवर्नर कौन बना? क्लाइव बना। अगर कह दे गवर्नर जनरल कौन बना, तो वारेन हेस्टिंग बने। अगर कह दे भारत का शब्द यहाँ लिख दिया जाए, भारत का, तो याद रखना भारत के बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर कह दे भारत का वायसराय कौन बना? कैनिंग बने। इसके बाद में भारत का अंतिम शब्द जो आता है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। और भारत का अंतिम और भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन है मानव शरीर में भारी मात्रा में आसवन जल डालने से रक्त की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? आसवन जल क्या मतलब है? आसवन जल का मतलब है ऐसा जल जो शुद्ध हो। तो याद रखना ऐसे जल में उस स्थिति में क्या होगा? सिकुड़ जाएंगी, ना कोशिका उत्पन्न, नहीं कोशिका उत्पन्न होगी, सूज जाएंगी और फूट जाएंगी। याद रखना सूज जाती हैं और क्या होंगी? फूट जाएंगी। आंसर होगा सी नंबर। क्या आंसर होगा इसका? आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा? सूज जाएंगी और फूट जाएंगी। तो याद रखना अगर कहा जाए आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होगा? तो आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आरबीसी सबसे बड़ी किसकी होगी? सबसे बड़ी आरबीसी मिलती है हाथी की। सबसे बड़ी आरबीसी किसकी मिलेगी? सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की मिलती है। और सबसे छोटी आरबीसी याद रखना कस्तूरी मृग की मिलती है।
सबसे छोटी आरबीसी किसकी मिलेगी? कस्तूरी मृग की। और सबसे बड़ी आरबीसी किसकी मिलेगी? हाथी की मिलेगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन कौन सा है? नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन लिखा है, तरल नाइट्रोजन लिखा है, कार्बन का आइसोटोप लिखे हैं। तो याद रखना, रिएक्टर में जो प्रयोग किया जाता है यूरेनियम प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम याद रखना किसमें? नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयोग किया जाता है। अगर कहा जाए यूरेनियम का अयस्क, एक क्वेश्चन आता है, यूरेनियम का अयस्क कौन है? तो याद रखना यूरेनियम के अयस्क होता है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। पिच ब्लेंड यूरेनियम का भी है और थोरियम का भी है। ठीक है, पिच ब्लेंड यूरेनियम का भी है और थोरियम का भी है। याद रख, सॉरी थोरियम का नहीं, यूरेनियम का है। किसका? यूरेनियम का। पिच ब्लेंड और रेडियम का। यूरेनियम और रेडियम इन दोनों का अयस्क कौन है? पिच ब्लेंड है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, के बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है। यानी शरीर में ऐसा कौन सा पदार्थ बन जाए जिसके कारण रक्त भूरा हो जाता है? रक्त तो लाल होता है लेकिन भूरा हो जाता है, किसके कारण? तो जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ में यदि ऑक्सीजन मिल जाती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। लेकिन यही हीमोग्लोबिन के साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो याद रखना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है। जब यही हीमोग्लोबिन के साथ में मीथेन के कण मिल जाते हैं तो मीथेनोग्लोबिन बन जाती है, जिसके कारण रक्त कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। और याद रखना, इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, मीथेनोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? मीथेनोग्लोबिन मिलाने से रक्त क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है, संग्रहित होने से। अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? कौन प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो कौन सा कण है जो सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? एक तो मिलेगा नीला है, हरा है, पीला है, लाल है। किस रंग में प्रकाश क्रिया संश्लेषण की सबसे तीव्र होती है? तो याद रखना, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। इसका रीजन है क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे ज़्यादा इसी रंग में होती है। अगर कहें प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन होगा? तो याद रखना, तो उसमें मिलता है वर्णक हीमोग्लोबिन, सॉरी क्लोरोफार्म। कौन मिलेगा? क्लोरोफार्म। कौन सा मिलता है ना? क्लोरोफार्म नहीं मिलता भाई, क्लोरोफिल मिलता है। क्या मिलता है? क्लोरोफिल। तो अगर हम बात करें क्या मिलेगा भैया, तो मिलेगा क्लोरोफार्म नहीं, वो तो होती है निश्चेतक दवा होती है। ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा? क्लोरोफिल मिलेगा, क्लोरोफिल। तो याद रखना क्या मिलेगा? क्लोरोफिल मिलेगा वर्णक के रूप में, जिसके कारण पत्तियाँ हरी होती हैं। और हरी होने का कारण क्या है? उसमें एक तत्व मिलता है और वो तत्व है मैग्नीशियम, Mn। ठीक है, Mg, मैग्नीशियम, Mg वो मैग्नीज होता है, Mg मिलता है। तो याद रखना, जिसके कारण पत्तियाँ हरी होती हैं। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है, टीकाकरण रोग की रोकथाम में मदद करता है क्योंकि यह है। जो टीकाकरण होता है उसकी रोकथाम में मदद करने के लिए क्या होना चाहिए? तो उसमें लिखा है टीकाकरण क्यों किया जाता है? तो यह क्या करता है? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करता है। टीका क्यों लगाया जाता है? जो शरीर होता है उस शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को, बी नंबर आंसर हो जाएगा। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को ये बनाए रखता है, प्रतिरोधक शक्ति को पैदा करता है, जिससे रोगों को लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला टीका कौन सा बनाया गया था? चेचक का टीका बनाया गया था सबसे पहले। चेचक का टीका किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने बनाया था सबसे पहले चेचक का टीका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है,
यदि आप गोलकोंडा किला को देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको जाना पड़ेगा? तो किस राज्य में जाएंगे? उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में। तो याद रखना, गोलकोंडा का जो किला आता है वो मिलता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर मिलेगा? आंध्र प्रदेश में जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है? कौन सा पेशवा है जिसे एक नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है? एक वो भी आते हैं, धोंदू पंत भी नाना साहेब हैं, उनको भी जाना जाता है। वैसे एक और पेशवा है जिन्हें नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, बालाजी बाजीराव को भी नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाएगा? बालाजी बाजीराव को भी नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। एक नाना साहेब वो भी थे जो जिन्हें धोंदू पंत कहा जाता है। याद रखना, नाना साहेब धोंदू पंत के नाम से जाना जाता है, जो कानपुर भेज दिए गए थे, उनको भी नाना साहेब कहते हैं। और बाजीराव को भी, बालाजी बाजीराव को भी नाना साहेब कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन लिखा है, जर्मनी की मुद्रा कौन सी है? तो जर्मनी की मुद्रा कौन सी मिलेगी? जर्मनी की मुद्रा जर्मनी में चलती है यूरो। येन चलेगी जापान में। ये कहाँ पर मिलती है? जापान में मिलेगी येन। डॉलर अमेरिका में, और भी देश हैं, डॉलर अमेरिका में चलती है। ठीक है, तो याद रखना, जर्मनी में कौन सी मुद्रा चलती है? तो जर्मनी में चलेगी कौन सी? यूरो मुद्रा। कौन सी चलेगी? यूरो मुद्रा जर्मनी में चलेगी। जबकि पेसो मुद्रा कहाँ चलेगी? पेसो मुद्रा चलती है अर्जेंटीना में। कहाँ पर चलेगी? अर्जेंटीना में कौन सी मुद्रा है? पेसो है। तो याद रखना, इस तरह से तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा गया है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दूसरा। पहला कौन है? पहला तो एशिया ही है। दूसरा नंबर अफ्रीका है। पहले नंबर पर कौन है? एशिया। और दूसरे नंबर पर कौन है? अफ्रीका। तो याद रखना, आंसर 35 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। और अगर कह दे तीसरे नंबर पर कौन है? उत्तर अमेरिका। चौथे नंबर की बात करें, दक्षिण अमेरिका। और चौथे के 5वें नंबर की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव वाला, और इसके बाद में यूरोप, और फिर ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से याद रखना, ये क्रम है क्षेत्रफल के अनुसार। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है, गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता कब की थी? तो अगर कहा जाए आंसर क्या आएगा, तो इसमें आंसर बहुत बढ़िया दिए हैं, 23 कर दिया है। तो 23 नवंबर 1919 को, 1919 को याद रखना, इस कमेटी की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। अगले क्वेश्चन की बात करें, लिखा है, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? अगर कहा जाए कौन से अधिकार है जो सर्वोच्च न्यायालय, राजनीतिक पुनरीक्षण भी है, कानूनी पुनरीक्षण भी है, न्यायिक पुनरीक्षण है। तो इस तरह से कह सकते हैं ये सभी क्या होगा? सभी हो जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षण करती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? सुप्रीम कोर्ट संरक्षण करेगी 32 के अंतर्गत, हाई कोर्ट संरक्षण करेगी 226 के अंतर्गत। जब सुप्रीम कोर्ट करती है तो रिटें जारी करती है, वो रिट जारी करती है 5। और अगर हाई कोर्ट कितनी रिट जारी करती है? हाई कोर्ट रिट जारी करती है 6। तो कौन सी एक हाई कोर्ट रिट है? तो वो होती है उपभोक्ता निवारक। 5 तो यही है। छठवीं कौन सी है? छठवीं जो राज्य सरकार यानी कह सकते हैं हाई कोर्ट जारी करेगी, उसे कहते हैं उपभोक्ता निवारक। रेट रहती है, उपभोक्ताओं के लिए एक रेट बनाई गई है, तो हाई कोर्ट जारी करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 5 ही जारी करती हैं, हाई कोर्ट कितनी करेगी? 6। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, करंट के क्वेश्चन 4 बचे हुए। क्वेश्चन है, ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पेगाड्रॉन ने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण शुरू किया है? किस शहर में भारत के हैं जहां पर आईफोन का निर्माण शुरू कर दिया है? तो याद रखना, करंट का क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा, चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत ने किस देश से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है? MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है। तो किससे प्राप्त किया है?
तो ये है अमेरिका से। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किससे प्राप्त किया है? अमेरिका से प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है नेचर 2030 कार्यक्रम किससे संबंध रखता है? नेचर 2030 कार्यक्रम किससे संबंध रखेगा? तो याद रखना ये है IUCN का कार्यक्रम है। किसने चलाया? IUCN ने चलाया है नेचर 2030 कार्यक्रम। तो इस तरह से ये पूरे 40 क्वेश्चन हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताए जाते हैं आप लोग लिखा जरूर करें, जिससे आपको उन क्वेश्चनों को बार बार लिखेंगे तो याद होते जाएंगे। चलिए, जय हिंद।